हेलो दोस्तों। आज हम नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री बुक का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। और चैप्टर को हम शुरू करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं सामाजिक परिवर्तन का युग। सामाजिक परिवर्तन का युग है जो आज हमारा पॉइंट है, और इसके कुछ सब पॉइंट है जैसे उदारवाद और रेडिकल रूढ़िवाद, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, इसको भी देखेंगे। यूरोप में समाजवाद का आना, किस प्रकार से यूरोप में समाजवाद आता है, और समाजवाद के समर्थक, जब यूरोप में समाजवाद आता है और उसके समर्थक कौन कौन होते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए फटाफट से अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है हरिओम, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 पर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था किस प्रकार से जो फ्रांसीसी क्रांति होती है, उसके बाद जो क्रांति की जो विचारधारा होती है, स्वतंत्रता की, समानता की, ये पूरे यूरोप में फैलने लगती है। अब जब यूरोप में फैलने लग जाती है तो उसके बाद क्या होता है, जैसे फ्रांस में 3 स्टेट में बटा हुआ था, तो उसी तरह अब क्या करते हैं, लोग समझ जाते हैं कि जो स्टेट में ऐसे बटे हुए हैं, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं और नए सिरे से हम शुरू कर सकते हैं। तो अब होता है कि जो ये चेंज हो रहा है, तो इसको हम किस तरीके से चेंज लाए, समाज में हम किस तरीके से परिवर्तन लाएँ। तो उसके लिए क्या होता है, अलग अलग विचारधाराएँ उठती हैं कि कौन सी विचारधारा सही होगी। तो जो अलग अलग विचारधाराएँ उठ रही हैं उसको भी हम देखेंगे। जो रूढ़िवादी है, उदारवादी है, रेडिकल है, ये सभी जो विचारधाराएँ होती है, उठ रही होती है, उसको भी हम देखेंगे। तो जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या होता है, यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन आते हैं। तो जो फ्रांसीसी क्रांति होती है, तो जो सामाजिक परिवर्तन आता है, हमने देखा था किस प्रकार से समाज में परिवर्तन आने लगता है। जो 3 क्लास में बटे होती है, 3 स्टेट में बटे होते हैं, वो चेंज होने लग जाते हैं। और जो राजनीतिक परिवर्तन भी आता है, वहाँ पे लोग अपनी पार्टियाँ बनाने लग जाते हैं, और लोगों के गुट क्लब बनने लग जाते हैं, हमने देखा था। तो वही सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन आते हैं। राजा राममोहन राय, टीपू सुल्तान और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति को सराहा था। हमने देखा था किस प्रकार से जो विचारक होते हैं वो फ्रांसीसी क्रांति को सराहते भी हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। अब देखिए, जो अलग अलग जो विचारधाराएं थी, जो अलग अलग विचारधाराएं थी, अब वो किस प्रकार से बात करते हैं कि हमें ऐसे ऐसे बदलाव लाने चाहिए अपने समाज में। जो अलग अलग विचारधारा है वो अपनी अपनी बातों का प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमें नया समाज बनाना चाहिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ उदारवाद क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, रूढ़िवाद क्या होता है। और ये भी बताता हूँ आपको पहले कि जो उदारवादी, रेडिकल या रूढ़िवादी जो विचारधारा होती हैं, इस समय के अनुसार अपने जो इनके सिद्धांत होते हैं, जो विचार इनके थ्योरी होती है, ये बदलती भी रहती है। जैसे उदारवादी क्या है, उदारवादी ये वो लोग होते हैं जो समाज में नए नए परिवर्तन, ये भी कहते हैं कि हाँ समाज में नए नए परिवर्तन आने चाहिए। जॉन लॉक इसके वो फादर माने जाते हैं, जॉन लॉक जो इसके फादर ही माने जाते हैं। और उदारवाद जो है, इसको इंग्लिश में लिबरलिज्म भी कहते हैं। और जो लिबरलिज्म है, ये लैटिन शब्द से बना हुआ है। तो और जो मतलब ये क्या है, ये समाज में नए परिवर्तन को अपनाते हैं। और देखिए जो रेडिकल है, रेडिकल भी कुछ इसी ही प्रकार ये भी समाज में नए नए परिवर्तन को अपनाते हैं। पर देखिए ये थोड़े अलग हैं किससे, उदारवादी से। क्या है कि उदारवादी जो हर चेंज को ये भी नहीं मानते हैं, पर जो रेडिकल है ये कहते हैं हाँ नए नए हर जो भी नया बदलाव हो वो समाज में होना जरूरी है। ये जो रूढ़िवादी हैं, ये क्या है, ये समाज में किसी भी प्रकार के बदलाव को नकारते हैं, कहते हैं कि नहीं, किसी भी प्रकार का समाज में बदलाव नहीं होना चाहिए। जो हमारे पुरखों ने जैसे रीति रिवाज बनाए हैं वैसे ही रहने चाहिए। ये वो लोग होते हैं, ये किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते हैं समाज में। अब चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये यूरोप में नए सामाजिक परिवर्तन में अपनी अपनी बातों को रखते हैं। तो पहले हम उदारवादियों को देखेंगे। यूरोप में समाज पर उदारवादियों के विचार, जो यूरोपीय समाज है उस पर कैसे ये उदारवादी अपने विचार देते हैं। तो समाज में बदलाव, ये देखिए कहते हैं कि हाँ समाज में बदलाव होना चाहिए, नए नए सुधार होने चाहिए, ये बात करते हैं यूरोपीय समाज में। और सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। अब क्या होता है, उस समय एक ही धर्म को अधिक सम्मान मिलता है, वो होता है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म को फ्रांस में देखा था आपने, मतलब यूरोप में कह लो, इसमें क्या है, एक ही धर्म को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, वो ईसाई धर्म का। तो जो उदारवादी ये क्या कहते हैं, नहीं, एक धर्म को ज़्यादा सम्मान नहीं देना चाहिए, पर्सपेक्टिव नहीं देना चाहिए। एक और भी धर्म है, उन सबको भी बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। और ये कहते हैं वंश
जो वंशवाद होते हैं और जो विशेष अधिकार होते हैं, जो जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार दिए जाते हैं, ये उसके विरोधी हैं। ये कहते हैं कि नहीं, किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार किसी को भी जन्म के आधार पर नहीं देना चाहिए, उसके वर्ग के आधार पर, मतलब जिस कि अगर वो अमीर वर्ग से है तो उसको विशेष अधिकार दे दिया, ये उसका खंडन करते हैं, उसके विरोधी हैं ये। और क्या है, ये चाहते हैं कि सरकार जनता द्वारा चुनी हो, और ये कहते हैं कि सरकार एक हो जो जनता द्वारा चुनी हो, और लोगों के अधिकार, जो लोगों के अधिकार दिए जाएं, उनकी ये रक्षा करे। और एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो, जो भी कानून बनाए जाएं तो उस न्यायपालिका द्वारा वो अच्छे से लागू कराया जाए और उसकी देखरेख किया जाए। तो एक ये चाहते हैं कि कुछ एक न्यायपालिका भी हो। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे समाज में बदलाव आने चाहिए। और क्या है, ये एक ना तरीके से लोकतंत्रवादी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कहते हैं जो संपत्ति वर्ग है, संपत्ति जिन पे धन है, ये कहते हैं उनको ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और जो वोट, अगर अगर ऐसा होगा तो ये लोकतंत्रवादी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में कहा जाता है कि सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए और सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो पर ये क्या कहते हैं, उदारवादी क्या कह रहे हैं? उदारवादी देखिए क्या कहते हैं, संपत्तिधारियों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो जिसके कारण हम कह सकते हैं जो उदारवादी है, ये लोकतांत्रिक समाज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये लोकतांत्रिक समाज की बात नहीं कर रहे। इसलिए हम कह सकते हैं ये लोकतांत्रिकवादी नहीं है। पर जो लोकतंत्र है वो क्या कहता है, सभी को, कोई भी व्यक्ति हो, जैसे हमारे देश में 18 साल के बाद कोई भी वोट देने का, उसके अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वो वोट दे सकता है। पर ये क्या कहते हैं कि नहीं, जिन पे संपत्ति है, पैसे वाला वर्ग है, उसी को वोट देने का अधिकार है। तो ये क्या है, ये लोकतंत्रवादी विचारधारा नहीं है। दूसरा हम देखते हैं यूरोपीय समाज पर रेडिकल के विचार। जो रेडिकल है विचारधारा, उसके क्या विचार है? तो देखिए ये भी जो विचारधारा है उदारवादियों से थोड़ी अलग है। देखते हैं हम। ये चाहते हैं कि सरकार बहुमत से चुनी हो। अब देखिए, बहुमत से चुनी, हमने देखा यहाँ पे कि क्या कहते हैं, संपत्तिधारी, जो संपत्ति वर्ग है, जिन पे संपत्ति है, पूंजीपति है, उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। पर ये लोकतंत्रवादी नहीं है। पर ये क्या कहते हैं, ये जो रेडिकल है, रेडिकल कहते हैं कि बहुमत से चुनी हो सरकार। अब देखिए बहुमत से कैसे चुनी जाएगी सरकार? जब सभी लोग, पूरा समाज मिलकर वोट देगा, तभी तो बहुमत से चुनी जाएगी। इसमें तो बहुमत नहीं हो रहा, बस एक वर्ग है जो धनी वर्ग है वही वोट दे रहा है, तो इससे तो बहुमत नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि बहुमत के आधार पर सरकार चुनी होनी चाहिए। तो मतलब ये लोकतंत्र को मान्यता दे रहे हैं, लोकतंत्रवादी समाज की ये बात कर रहे हैं। और देखिए ये महिलाओं को भी, ये उदारवादी है, ये महिलाओं को भी वोट देने के अधिकार से मना करते हैं कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। चाहे महिलाएं अमीर वर्ग से हो या ना हो, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। पर ये जो रेडिकल है, ये रेडिकल क्या कहते हैं, रेडिकल क्या कहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको भी वोट देने का अधिकार हो, चाहे वो निम्न वर्ग की हो, उच्च वर्ग की हो, मध्य वर्ग की हो, सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये मतलब महिलाओं को भी सपोर्ट करते हैं, हाँ, उनको भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये संपत्तिधारियों के विरोधी तो नहीं है। अब देखिए ये संपत्ति वर्ग है, ये इनका विरोध तो नहीं करते हैं, पर ये क्या कहते हैं, इनका मानना है कि कुछ, मतलब जैसे किसी एक ही व्यक्ति के पास अगर ज़्यादा संपत्ति होगी तो क्या होगा, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो अमीर तबका है वो क्या करेगा, निम्न तबके का शोषण करेगा। तो ये क्या कहते हैं कि किसी एक के पास या फिर कुछ लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति ना हो, ऐसा ही बात कहते हैं। देखिए जो तीसरी विचारधारा वो क्या है, रूढ़िवादी है। तो यूरोपीय समाज पर रूढ़िवादियों के विचार। अब रूढ़िवादी जो वर्ग है वो मतलब जो रूढ़िवादी विचारधारा से बिलोंग करते हैं, वो क्या कहते हैं कि किस प्रकार से, मतलब उनके क्या क्या विचार है कि किस प्रकार से समाज में परिवर्तन होने चाहिए। तो रूढ़िवादी जो है वो रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ है। तो मतलब जो रेडिकल और उदारवादी जिस प्रकार की बातें करते हैं उनके खिलाफ है। और हमने देखा था जो रूढ़िवादी होते हैं वो पुरानी परंपराओं को ही मानता है। और क्या कहते हैं, पर ना जैसे प्रकार से क्रांति होती है और जो जो मुद्दे उठ रहे होते हैं यूरोपीय समाज में, तो पर ये क्या कहते हैं कि हाँ चलिए थोड़े परिवर्तन तो होने जरूरी है। पर ये भी मानते हैं कि हाँ समाज में कुछ परिवर्तन तो होना जरूरी ही है। पर क्या है, ये रेडिकल और उदारवादी, जो रेडिकल और उदारवादी के बिल्कुल ही खिलाफ है। देखिए फ्रांस की क्रांति के बाद ये भी बदलाव को अपनाने लगे। मतलब जो फ्रांस की क्रांति होती है और जिस प्रकार से बदलाव आ रहे होते हैं समाज में, तो ये क्या करते हैं, उसको ये अपनाने लगते हैं। अब देखिए ये क्या बात कह रहे हैं,
18वीं सदी में बदलाव के विरोधी में थे, मतलब जो 18वीं सदी थी उसमें बदलाव के विरोध में थे। पर जैसी ही 19वीं सदी आती है, 19वीं शताब्दी आती है, तो उसमें क्या है, 19वीं शताब्दी आते आते कुछ कुछ परिवर्तन अवश्य हो, उन्हें ये मानने लगे कि हाँ कुछ कुछ परिवर्तन तो होने ही चाहिए, ये उनको अब मानने लगते हैं। तो देखिए हमने इस प्रकार से समझा कि कैसे कैसे यूरोप में नए नए सामाजिक परिवर्तन की बातें होती, नई नई विचारधाराएं उठ रही है, अपनी सब जो विचारधाराएं हैं वो सभी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं कि हमें ऐसे ही बनना चाहिए, हमें ऐसे बढ़ना चाहिए, हमें ऐसे बढ़ना चाहिए। ये कुछ कुछ इस प्रकार से अपनी वो बातें रख रहे हैं। अब क्या है, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। किस प्रकार से औद्योगिक समाज आता है और समाज में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं। तो देखिए जो क्या है, औद्योगिक क्रांति हो चुकी होती है फ्रांस, यूरोप में, मतलब कहीं पे भी कहें आप, औद्योगिक क्रांति हो चुकी होती है। तो ये जो दौर होता है सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। अब जो ये दौर चल रहा है क्रांति के बाद का, ये जो दौर चल रहा है क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का दौर है। मैं आपसे कहना चाहूँगा प्लीज़ बहुत ही फोकस से पढ़ना, क्योंकि ये जो है ये आगे की क्लास में भी ये सब बातें आती हैं। अगर आपको ये बेसिक ही नहीं पता होगा तो आगे आपको जल्दी अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो आप प्लीज़ गौर से पढ़ें। तो देखिए अब नए नए बदलाव आ रहे हैं, उद्योग जगत जो है वो फैल रहा है। अब जब उद्योग जगत फैलता है तो विकास होता है, लोग विकसित होते हैं लोग। अब क्या है, रेलवे फैल रही है, रेलवे का विस्तार हो रहा है। अब जब रेलवे का विस्तार होगा तो और ही अधिक औद्योगिक समाज फैलता है, औद्योगिकरण और तरक्की करता है। तो देखिए नए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार होना, रेलवे का काफ़ी विस्तार होना और औद्योगिक क्रांति का संपन्न होना। अब देखिए जो औद्योगिक क्रांति होती है वो हो चुकी होती है और रेलवे का जो विस्तार होने जाता है, अब जहाँ जहाँ रेलवे जाती है वहाँ वहाँ रोजगार लेके आती है, वो सीधी सी बात है। तो ठीक उसी प्रकार से अब यूरोपीय समाज अब विकास विकसित होने की तरफ बढ़ रहा होता है। अब कारखानों में औरतों, आदमी और बच्चों का काम करना। अब देखिए क्या होता है, अब कल अब कारखाने लगने लगते हैं। अब कारखाने जब लगेंगे तो लोग क्या करते हैं, जाकर वहाँ पे काम करते हैं। तो अब काम करते हैं तो उसमें क्या है, उसमें औरत, आदमी, बच्चे सभी जो है वहाँ पे जाके काम करते हैं। अब देखिए किस प्रकार से कल कारखाने कारखाने बने हैं और वहाँ पे लोग जाके काम कर रहे हैं। अब लोग जाके काम करते हैं तो जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे बहुत परेशानी होती है। कैसे, आदमियों को तो जो वो है, आदमियों को तो जो पैसा मिलता है उनकी मजदूरी के बराबर तो मिलता है, पर महिलाएं भी जैसे काम करती है तो उनको मजदूरी उतनी नहीं मिलती है। अब आपने देखा होगा कि अगर 8 घंटे महिला भी काम करती है और 8 घंटे पुरुष भी काम करता है, पर जब पुरुष काम करता है तो उसको जैसे 10,000 मिलता है या फिर 8,000 मिलता है, पर महिलाओं को उतना नहीं मिलता। वही महिलाओं को 4,000 या 3,000 ही मिलता है, पर वो पुरुषों के बराबर ही काम करती हैं। अब कारखाने लगते तो वो प्रदूषण करते हैं, और जो लोग हैं वो एक जगह रहते हैं तो वहाँ पे गंदगी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा कचरा फैलता है। तो जिसके कारण अब देखिए डायग्राम में देख रहे होंगे कि इस प्रकार से प्रदूषण हो रहा है, वहाँ पे कचरा होता है। तो वो मतलब वहाँ पे गंदगी ज़्यादा हो जाती है, खच मची रहती है, मतलब बस्तियों का एक लोगों का जुमाव रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही। अब परेशानियाँ भी आने लगती है। जब भी महंगाई बढ़ती थी तो बेरोजगारी बढ़ जाती थी। अब जैसे ही महंगाई बढ़ती थी तो वहाँ पे बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन गई थी, बहुत ज़्यादा ही परेशानियाँ होती थी। अब देखिए शहरों का तेज़ी से बसना और साफ़ सफाई की कमी। अब देखिए जब शहर तेज़ी से बढ़ते हैं तो वहाँ पे साफ़ सफाई की कमी हो जाती है, जहाँ का वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो प्रशासन होता है वहाँ का, वो सही से काम नहीं कर रहा होता है और वहाँ पे साफ़ सफाई की समस्या बनती है, जिसके कारण बीमारियाँ भी बहुत तरीके से उत्पन्न होती है। और क्या होता है जिसके कारण उदारवादी और रेडिकल विचारधारा है, इन समस्या को हल करने की खोज में वो लग जाते हैं कि किस प्रकार से ये सब जो परेशानियां आ रही है इनको ठीक किया जाए, जो समाज में परेशानियां आ रही है वो ठीक करे जाए। और जैसे काम के घंटे उनसे अधिक काम कराया जाता था और वेतन कम दिया जाता था, ये सभी जो परेशानियां थी ये लगे पड़े थे कि इनको समस्याओं को सुलझाया जाए। ये जो रेडिकल और उदारवादी थे, ये क्या थे, इनमें से बहुत से जो थे ना वो अमीर वर्ग से भी बिलोंग करते थे, अमीर वर्ग से भी थे। अब क्या होता है, जब ये अमीर वर्ग से होते हैं तो इनकी खुद की भी फैक्ट्रियाँ होती है, और ये ऐसा मानते हैं कि ना जो लोग कुशल है उसको आगे बढ़ना चाहिए, मजदूरों को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिसके कारण वो भी अपना एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। ये इन सभी चीज़ों की भी बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। 1815 में यूरोप में जो सरकार थी उससे छुटकारा पाने के लिए
राष्ट्रवादी, उदारवादी, रेडिकल आंदोलनकारियों ने क्रांति की। अब देखिए जो 1815 में क्या होता है, जो सरकारें होती है वो कौन सी सरकार होती है, वो राजतंत्र होता है। और अब उनसे छुटकारा पाने के लिए जो उदारवादी, रेडिकल और ये राष्ट्रवादी हैं, ये क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, क्रांति करते हैं यूरोप में। अब क्रांति करते हैं तो जिसके कारण क्या होता है, क्रांतिकारी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी को समान अधिकार मिले। अब क्या है, जो राजतंत्र होगा तो सबको समान अधिकार तो नहीं मिलेगा। पर ये जो क्रांतिकारी थे, उदारवादी, रेडिकल और राष्ट्रवादी, ये क्या चाहते थे, समाज में सभी को समान अधिकार मिले, सबको समान अधिकार मिले, ये उसकी बात कर रहे थे। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेजीनी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश की। अब क्या है, जो ये है गिसेप्पे मेजीनी, ये क्या करते हैं, अब अपने समर्थक को इकट्ठा करते हैं, ये नेता होते हैं और ये अपने समर्थक को इकट्ठा करते हैं। आंदोलनकारी बहुत बड़े आंदोलनकारी होते हैं और अब समर्थक को इकट्ठा किया। अब इकट्ठा करने के बाद क्या करते हैं, राजा के खिलाफ विद्रोह करते हैं। विद्रोह करने की साजिश करते हैं कि राजा को सत्ता से उसके गिराया जाए और एक ऐसा समाज की स्थापना की जाए जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार मिले। अब ये इस प्रकार की ये साजिश करते हैं। देखिए इस प्रकार से समाज में परिवर्तन आता है और अभी समाजवाद नहीं आता है। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से समाजवाद यूरोप में अब आता है, उसको कैसे अपनाया जाता है। चलिए अब उसको हम देखते हैं। अब देखिए यूरोप में क्या है, यूरोप में समाजवाद का आना। अब यूरोप में क्या है, समाजवाद आता है क्योंकि अब जो भी राजतंत्र होता है सबको ये हटा देते हैं, जितने भी राजाएं होती है सबको ये हटा देते हैं और एक अच्छी विचारधारा लेके आ रहे होते हैं, अपनी बात कर रहे होते हैं। तो अब यूरोप में समाजवाद आता है। तो 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जानी मानी विचारधारा बनी। अब एक जानी मानी, जानी पहचानी एक विचारधारा बनती है समाजवाद। और जो समाजवादी होते हैं क्या करते हैं, ये पूंजीवादी वर्ग से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं, ये हेट करते हैं क्योंकि पूंजीवादी वर्ग के पास अधिक मतलब संपत्ति होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये गरीब तबके से का शोषण करते हैं, उसका मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब उससे काम करवाते हैं और कम वेतन देते हैं। तो इसके कारण ये क्या है, समाजवादी जो होते हैं पूंजीवादियों से नफरत करते हैं। मतलब ये निजी संपत्ति के विरोधी थे एकदम ही, कि निजी संपत्ति वाले होने ही नहीं चाहिए समाज में। ये इस प्रकार की बात करते हैं। रॉबर्ट ओवेन, ये रॉबर्ट ओवेन की तस्वीर है। आपके लिए मैं डायग्राम लाया हूँ कि जिसको आप मतलब डायग्राम देखते हैं तो इजीली समझ आ जाता है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगे। ये तो ये रॉबर्ट ओवेन की तस्वीर है। इनका जन्म हुआ था 1771 में और 1858 में ये इनके देहांत हो गया था। अब ये कैसा समाज चाहते थे, तो ये चाहते थे कि कॉरपोरेटिव समूह बनाया जाए, मतलब समाजवादियों के ही कॉरपोरेटिव समूह बनाया जाए। अब कॉरपोरेटिव होते क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे लोगों का समूह जो मिलकर काम करते हैं और मुनाफे को हर व्यक्ति के काम के आधार पर बांट लेते हैं। अब कॉरपोरेटिव ऐसे लोगों का समूह होता है जो मिलकर काम करें और जो जिस प्रकार से काम करता है उसको उसके आधार पर उसको पैसा दिया जाए जब मुनाफा होता है। तो ये इस प्रकार से बताते हैं कि समाजवादी को अब ऐसा बनना चाहिए, पूंजीवादी का ख़त्म करना चाहिए, पूंजीवाद को अब ख़त्म करना चाहिए, इसकी बात कर रहे थे। देखिए ये लुई ब्लॉक हैं, ये लुई ब्लॉक की तस्वीर है। इनका जन्म हुआ था 1813 में और 1882 में इनका भी देहांत हो गया था। और ये कैसे चाहते थे समाज, ये चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्योगों की जगह सामूहिक उद्योगों को बढ़ावा दे। मतलब ये चाहते थे पूंजीवादियों को क्यों बढ़ावा दे, जब समाजवाद को हम अपना रहे हैं तो आप समाजवादियों को ही बढ़ावा दे। समाजवादी अच्छे अच्छे उद्योग लाएंगे और वो समाज में लोगों की भलाई के कार्य करेंगे, क्योंकि जो वो है पूंजीपति वर्ग है वो तो लोगों का शोषण करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, सरकार पूंजीवादियों की जगह समाजवादियों का समर्थन करे, समाजवादी उद्योगपतियों का समर्थन करे। अब देखिए कार्ल मार्क्स है, ये देखिए कार्ल मार्क्स की तस्वीर है। 1818 में इनका जन्म होता है और 1882 में इनका भी देहांत होता है। और फेडरिक एंगेल्स, जो फेडरिक एंगेल्स है, इनका 1820 में जन्म और 1895 में इनका देहांत होता है। ये जो होते हैं ये हैं फेडरिक एंगल्स, ये फेडरिक एंगल्स की तस्वीर है। तो जो कार्ल मार्क्स और फेडरिक एंगल्स है, इनने एक नई दिशा का जो समाजवादियों को एक नई दिशा का तर्क देते हैं। ये नई दिशा में थ्योरी देते हैं, एक सिद्धांत देते हैं नई दिशा में। जैसे कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, जो मजदूर वर्ग है
उनको क्या करना चाहिए, पूंजीवादी जो शासन है, जो पूंजीवादी शासन को उखाड़ फेंक देना चाहिए, उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, मजदूरों को एकजुट होना चाहिए। और जो पूंजीपति है, क्योंकि पूंजीपति बहुत कम, मजदूर वर्ग है बहुत ज़्यादा, तो ये मिलकर एकजुट होकर पूंजीपतियों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए समाज से। पूंजीवादी शोषण से मुक्त पूंजीवादी शोषण से मुक्त होने के लिए मजदूरों का अपना एक समाज होना चाहिए। अभी कहते हैं पूंजीवादी शोषण, जो पूंजीवादी वर्ग है, इनसे मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, इन्हें एक अपना खुद का एक समाज बनाना चाहिए। अब जिसके कारण क्या करते हैं इसका, और जब फिर क्या करते हैं, मजदूर वर्ग एक अपना समाज बनाते हैं। अब मजदूर वर्ग जो अपना समाज बनाते हो तो उसका क्या नाम रखते हैं, कम्युनिस्ट। उस समाज का नाम कम्युनिस्ट रखते हैं, समाजवादी समाज रखते हैं, समाजवादी उसका नाम रखा जाता है। तो इस प्रकार से बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए कि समाजवादी ही अपना आगे चले और लोगों की भलाई का कार्य करे। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, समाजवाद के लिए समर्थक। अब समाजवाद के लिए किस प्रकार से समर्थक उठते हैं उसको भी हम देखते हैं। तो 1870 तक यूरोप में समाजवादी विचारधारा फैल चुकी थी। अब 1870 आते आते क्या होता है, जो यूरोप में समाजवादी जो विचारधाराएं थी वो फैल चुकी थी। अब इससे क्या होता है, द्वितीय इंटरनेशनल एक पार्टी बनती है, द्वितीय इंटरनेशनल। और ये क्या होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ये संस्था होती है। क्योंकि अब ये क्या करते हैं, जो समर्थक होते हैं ये एक अपनी अपनी पार्टी बनाने लगते हैं। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूर भी अपनी पार्टी बनाते हैं। जो इंग्लैंड और जर्मनी है देश, इनके भी अब मजदूर मिलके एक अपनी पार्टी बनाने लग जाते हैं। जैसे जर्मनी के जो मजदूर होते हैं वो अपनी पार्टी बनाते हैं, उसका नाम क्या करते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब ये एक अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब पार्टी बनाएंगे जिसके कारण क्या होगा, समाज में एक इनका दबदबा बनेगा और ये अपने लोगों का भला कर सकेंगे। फिर ब्रिटेन में एक पार्टी बनती है, उसका नाम होता है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी करके ब्रिटेन में पार्टी बनती है। और फ्रांस में भी एक पार्टी बनती है, उसका नाम है सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी करके फ्रांस में पार्टी बनती है। और 1914 तक यूरोप में समाजवादी सरकार नहीं बनी। अब देखिए क्या होता है, ये पार्टियां तो बनती हैं और इसकी जो विचारधारा है वो भी फैल रही होती है, पर इसकी कहीं पे भी सरकार नहीं बन रही होती है। सरकार किसकी बनती है, सरकार बनती है उदारवादियों की, रेडिकल की, और रूढ़िवादियों की। इन्हीं की ही सरकार बन रही होती है, समाजवादी की तो सरकार बनती ही नहीं है। पर क्या होता है, मगर रूस में समाजवादियों की सरकार बनी। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में किस प्रकार से रूस में समाजवादियों की सरकार बनती है। और वैसे तो और जैसे फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, इटली हुआ, यहाँ पे इन सभी की सरकार क्या होता है, नहीं बनती है समाजवादियों की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।